नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज इन्वायरमेंट विषय पे बातचीत करेंगे। हम लोगों का आज जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग शुरू करने चल रहे हैं और वो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं पहले कि पर्यावरण से रिलेटेड पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी क्या होता है, और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चाहे आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, अगर आप उठाकर पेपर देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्वायरमेंट का ज्यादा ही होता है। तो हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट में हम लोग कैसे पढ़ें कि इन्वायरमेंट के हर मुद्दों को बिल्कुल आसानी और बेसब्री के साथ समझ पाए। पहला बात तो ये देखेंगे, और दूसरी बात ये देखेंगे कि इन्वायरमेंट की कौन कौन सी वो पहलू है जहां पर एग्जामिनर अधिकांशतः क्षेत्र को जाकर प्रश्न का एक अपना अंदाज में पूछने की कोशिश करता है। तो इन पहलुओं पे हम लोग बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको यही बता देते हैं कि जिस विषय को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इसको मैं बताने चल रहा हूँ आपको ये क्या है। तो हम लोग पहले देखते हैं ये पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी। तो हम लोग देखते हैं ये इकोलॉजी है क्या। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में ये इकोलॉजी शब्द क्या है। तो इकोलॉजी को हम लोग क्या करते हैं, दो भाग में तोड़ देते हैं। एक भाग इसका लिख देते हैं इको और दूसरा भाग लिख देते हैं लॉजी। अगर इको को तोड़ेंगे हम लोग तो इको का शाब्दिक अर्थ हम लोग को यही मिलता है सराउंडिंग, सराउंडिंग मिलता है। और लॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है स्टडी, वो होता है स्टडी। यानी कि एक भाषा में हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ surrounding, that is called ecology। हमने क्या देखा, स्टडी ऑफ सराउंडिंग दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। यानी कि सराउंडिंग शब्द का यहाँ मतलब है हमारे चारों तरफ। सराउंडिंग का अगर ऐसा निकालेंगे तो इसका मतलब ये होगा चारों तरफ, हमारे चारों तरफ, चारों तरफ। और लॉजी का स्टडी का मतलब निकालेंगे तो हो जाएगा अध्ययन, अध्ययन। तो कुल मिला जुला के ये हो जाएगा कि व्यक्ति अपने चारों तरफ का जो अध्ययन करता है वही इकोलॉजी कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप जिस पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, आपको अगर अपने इकोलॉजी के बारे में जानना है तो आप सबसे आसान तरीके से और सबसे आसान फार्मूला से ये समझ लीजिए, सराउंडिंग का जो मतलब मैंने बताया चारों तरफ और स्टडी का मतलब बताया अध्ययन। यानी कि आप जहां रह रहे हैं उसके चारों तरफ का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। तो चारों तरफ का अध्ययन करने से क्या तात्पर्य निकल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस जगह पे, धरती के जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का आप तापमान के बारे में जानें, उस जगह पे कितनी वर्षा होती है, वो जगह जो है वो कितने डिग्री अक्षांश पर है, वो जगह जो है कितने डिग्री देशांतर रेखा पर है, वो जगह समुद्र तल से कितने डिग्री ऊंचाई पर है। इन समस्त चीजों का अध्ययन ही कहलाता है कि हमारे चारों तरफ का अध्ययन हो गया। यानी कि तापमान कितना है, वर्षा कितना है, समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, वो जगह कितने डिग्री अक्षांश पे है, वो जगह कितने डिग्री देशांतर पे है, उस जगह की ह्यूमिडिटी कैसी है, कितनी है। अगर इन समस्त चीजों का हम अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम अपने इकोलॉजी का अध्ययन किए, हमने अपने इकोलॉजी का अध्ययन किए। तो इकोलॉजी की परिभाषा लिखते समय आप यही लिख लीजिएगा एक भाषा में कि कोई भी व्यक्ति जिस जगह पर रहता है उस जगह के चारों क्षेत्रों का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। और चारों क्षेत्रों का अध्ययन करने का तात्पर्य यह है, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। सपोज करिए आप धरती पे यहाँ रह रहे हैं तो अपने चारों तरफ के इस जगहों का अध्ययन करिए। इस चारों तरफ के जगह में क्या क्या आपको अध्ययन करना है
यहाँ का तापमान कितना है, यहाँ वर्षा कितनी होती है, यहाँ की आर्द्रता कैसी है, आर्द्रता के बारे में जानिए। ये कितने डिग्री अक्षांश पर है, ये जगह जो है कितने डिग्री अक्षांश पर है। फिर आपको ये जानना है ये जगह कितने डिग्री देशांतर पर है, कितने डिग्री देशांतर पर है। फिर इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे मुद्दों को जानना होता है। इन समस्त मुद्दों को अगर जान लेते हैं, वर्षा कितनी होती है, तापमान कितनी, आर्द्रता कितनी, कितने डिग्री अक्षांश है, कितने डिग्री देशांतर पर, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई क्या है, तो समझिए आप अपने इकोलॉजी का अध्ययन किए। तो ये समझिएगा आप अपने इकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जिस इन्वायरमेंट इकोलॉजी विषय को पढ़ने चल रहे हैं, इस इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को किस तरह से तोड़ के पढ़ेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को गेन कर पाएंगे। तो ये समझिए एक डायलॉग बाजी की बात है समझने के लिए। इसको हर मास्टर अपने अपने अंदाज में समझाता है, तो आपको इससे कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि बस ये जानना है इकोलॉजी शब्द का क्या आशय होता है, और इसको तोड़ के समझेंगे तो हमारे हिसाब से और आसानी से आप समझ पाएंगे। हम आपको ये बताने चल रहे हैं, मैं आपको ये बताने चल रहा हूँ कि जिस पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, उस पर्यावरण और पारिस्थितिकी को किस तरह से पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंट और एंड इकोलॉजी। इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो जनरली दो भाग में करके पढ़ेंगे। एक इसका होगा ट्रेडिशनल क्षेत्र, परंपरागत पहलू होगा, परंपरागत पहलू, और दूसरा होगा एक ट्रेडिशनल होगा और परंपरागत पहलू। यहाँ परंपरागत कर लीजिएगा, परंपरागत पहलू, और दूसरा जो होगा वो आप लोग लिख लीजिएगा गैर परंपरागत पहलू, गैर परंपरागत पहलू, परंपरागत पहलू। तो परंपरागत जो पहलू होता है इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, इसमें कुछ ट्रेडिशनल चीजें होती हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है, यानी कि पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होता है। फिर इसमें हम लोग ये जानेंगे, इसी परंपरागत क्षेत्र में हम लोग अगला टॉपिक जो लेके आएंगे वो पढ़ेंगे कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है, जैव विविधता क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे, अगली बात जो पढ़ेंगे पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रदूषण क्या होता है। ऐसे करके पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, वो हम लोगों के परंपरागत पहलू होंगे। अगर हम बात करते हैं गैर परंपरागत पहलू को, इसको पढ़ने के लिए गैर परंपरागत जो पहलू होते हैं इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे वैश्विक तापन क्या होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तापन, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, ओजोन क्षरण क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसी में जो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि सतत विकास के बारे में जानेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत विकास क्या होता है, सतत विकास के बारे में जानेंगे। और इसी में हम लोगों को इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरणीय अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन क्या होता है। फिर इसी में हम लोग बहुत सारे सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, सम्मेलन जो पर्यावरण से रिलेटेड है। इस सम्मेलन के साथ साथ हम लोग तमाम सारे संगठन के भी बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि संगठन के बारे में देखेंगे। और लास्ट में मास्टर आपसे जो बातचीत करेगा वो पर्यावरण से संबंधित शब्दावलियों पे बातचीत करने वाला होगा। पर्यावरण से संबंधित शब्दावली, जो शब्दावली है इस पे बातचीत करेगा। तो हम लोग पर्यावरण को कुछ ऐसे करके पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को, एक ट्रेडिशनल एक नॉन ट्रेडिशनल फैक्टर्स होंगे। ट्रेडिशनल फैक्टर्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले अपनी शुरुआत करेंगे पढ़ाई को नॉन ट्रेडिशनल फैक्टर्स से, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का जो शुरू होने वाला है वो है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। तो हम लोग बिना देर किए आप चलते हैं अपने सिलेबस पर और जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ये क्या है ग्लोबल वार्मिंग, बहुत रहता है चर्चा में भी
तो इसको हम लोग जानते हैं। पहले ग्लोबल वार्मिंग किसके, पहले मैंने आपको थोड़ा 2 लाइन में डिफिनेशन बता दिया कि ये क्या होता है, और मैं सब्जेक्ट को तोड़ के बता दिया कि कैसे पढ़ा जाए तो पढ़ाई आसान होगा। अब मैं चलता हूँ अपने पहले चैप्टर के साथ, यहाँ से चैप्टर को शुरू करता हूँ। यहाँ से आप लोग बातों को समझते और लिखते चलिएगा हमारे साथ। हम लोग यहाँ से अपनी बातों को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ये हमने आपको सामने सिलेबस को रख दिया, जिस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके सिलेबस से आपको रूबरू करा दिया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के साथ, और हम लोगों का चैप्टर जो है वो चैप्टर क्या होगा, वैश्विक तापन। चैप्टर क्या हम लोगों का होगा, वैश्विक तापन होगा। तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, वैश्विक तापन के बारे में बातचीत करेंगे। तो हम लोग देखते हैं वैश्विक तापन के बारे में, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले तो ये देखते हैं वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए पहले एक भाषा में आप ये जान लीजिएगा। यहां मैं लिख देता हूं ग्लोबल, और यहां लिखता हूं वार्मिंग। तो ग्लोबल और वार्मिंग को 2 पार्ट में कर दीजिए, इधर ग्लोबल कर दीजिए और इधर वार्मिंग कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए आप ग्लोबल और यहाँ लिख दीजिए आप वार्मिंग। ग्लोबल का जो मतलब होता है, ये होता है ग्लोबल मतलब पूरा विश्व, धरती, यानी कि पूरी पृथ्वी हो गई, पूरी पृथ्वी। और वार्मिंग का मतलब होता है गर्म से यहाँ ताल्लुक, यानी पूरी पृथ्वी का गर्म हो जाना ही क्या कहलाएगा, वैश्विक तापन कहलाएगा। पूरी पृथ्वी का गर्म हो जाना ही क्या कहलाएगा, तो कहेंगे वैश्विक तापन कहलाएगा। तो पूरी पृथ्वी ये गर्म क्यों हो रही है भाई, ये बात उठता है। पूरी पृथ्वी का गर्म हो जाना वैश्विक तापन कहलाता है, ये बात तो समझ में आ रहा है। लेकिन पूरी पृथ्वी गर्म हो क्यों रही है, क्या कारण है पूरी पृथ्वी को गर्म होने का, हम चलते हैं अपने चैप्टर में बताने। पहले वैश्विक तापन होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अभी तो मैंने बस आपको ये बताया ग्लोबल प्लस वार्मिंग, यानी कि पूरी पृथ्वी का गर्म हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, ये तो आप जान गए। लेकिन ये पृथ्वी गर्म क्यों हो रही है, इसके पीछे की रीजन को हम लोग देखते हैं। क्या है इसके पीछे छिपा हुआ रहस्य जो पृथ्वी को कर दे रहा है गर्म। इसमें अगर बातचीत करते हैं हम लोग, तो ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले हम लोगों को एक छोटा सा शब्द समझना पड़ेगा, और वो शब्द है ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो शब्द क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देख लेते हैं पहले हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जरा इसको समझ लेते हैं हम लोग। जैसे इसको समझ लेंगे तो आपको मैं पूरी तरीके से समझा दूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। बड़ी ही बेसब्री के साथ समझिएगा कि ये पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसको समझेंगे। इसको समझने के बाद आपको मैं बता दूंगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। मीन्स ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना पड़ेगा। तो क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक भाषा में कहा जाता है हरित गृह प्रभाव। इसको हिंदी में कहा जाता है हरित गृह प्रभाव। तो पहले देख लेते हैं हम लोग क्या होता है हरित गृह प्रभाव। तो आप जरा हमारी बातों को समझिएगा, बड़े गौर से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये है हमारी पृथ्वी। ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं क्योंकि यहीं से हम लोगों को समझना है। ये है हमारी पृथ्वी जो झुकी है कितने पे, 23.5 डिग्री में। कितने डिग्री पे झुकी है, तो कहेंगे 23.5 डिग्री अक्षांश पे झुकी हुई पृथ्वी है। और यहाँ रख लेते हैं हम सूर्य। यहाँ कौन रख लेते हैं, यहाँ हम बना देते हैं सूर्य। और ये ले लेते हैं हम पृथ्वी का क्या, ग्रेविटेशनल एरिया। ये क्या है पृथ्वी का, यहाँ तक पृथ्वी का जी काम करता है, यानी कि इसके इधर का जो एरिया है ये सपोज के लिए सब निर्वात है, जिसको हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। अगर इतनी बात आप समझ पा रहे हैं तो आप और भी हमारी बातों को समझ सकते हैं आसानी से।
इसको हम लोग इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं जी, वही होगा, बात वही होगा, क्योंकि इधर से हम लोगों को समझना है। सूर्य का यहाँ से क्या चलता है? प्रकाश। सूर्य का क्या चला? प्रकाश। सूर्य का जब प्रकाश चलता है तो आधा हिस्सा जो पृथ्वी का है वो आधा हिस्सा पृथ्वी का क्या होता है, ऐसे एक पार्ट दिखाई देता है और दूसरी पार्ट क्या होता है, अंधेरे में होता है। एक पार्ट क्या होगा, अंधेरे में हो, यानी कि ये वाला क्या है, इधर अंधेरा है मतलब रात हो गया और इधर उजाला है मतलब दिन हो गया, दिन हो गया। तो दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश चलता है, पृथ्वी पे जब पड़ता है तो पृथ्वी का जो ये लेयर है, ये लेयर क्या करता है, ये लेयर सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करेगा? अवशोषित करेगा। जब ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तो अवशोषित करने के बाद क्या होता है, यहाँ से ये रिफ्लेक्शन करता है, यहाँ से क्या होगा, सॉरी रेडिएशन होगा, यहाँ से ये रेडिएशन करेगा। और रेडिएशन जब कर रहा, विकिरण कर रहा, तो इसकी धरती जो गर्म हुई है, ये गर्म धरती क्या होती है, गर्म धरती का जो तापमान है वो सीधे इस वायुमंडल में आ गया। ये सपोज करिए ऊपर क्या है, सब ऊपर वायुमंडल पाया जा रहा है, ये सब वायुमंडल है। तो ऊपर वायुमंडल में आता है, पृथ्वी गर्म हुई, गर्म होने के बाद क्या हुआ, रेडिएशन की। जब रेडिएशन कर रही है तो क्या हो रहा है, रेडिएशन कर रही है तो ऊर्जा उष्मा को छोड़ रही है, तो उष्मा कहाँ जा रहा है, पर्यावरण में जा रहा है, यानी कि यहाँ आ रहा है इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में क्या क्या बैठा हुआ है, तो इस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज होता है इसको जान लीजिए। यहाँ हिमकण होगा, हिमकण होगा, या इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हम इधर लिख देते हैं। पर्यावरण में क्या क्या होगा भाई, तो हिमकण होगा, हिमकण होंगे, यहाँ आर्द्रता मिलेगी, वही बात हुआ। फिर यहाँ क्या मिलेंगे, धूल मिलेंगे, धूल मिलेंगे, फिर क्या मिलेंगे, बादल मिलेंगे, बादल मिलेंगे, ऐसे तमाम सारी चीजें यहाँ मिलती हैं। अब दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश चलेगा यहाँ, तो पृथ्वी की परत क्या करेगी, एनर्जी को कंज्यूम करने के पास वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जब रिफ्लेक्ट करेगी तो सूर्य का प्रकाश की एनर्जी कहाँ चला आया, इस धूल कण गैस जलवाष्प इसमें चला आया और इसको आके क्या करता है, गर्म कर देता है। इस इन्वायरमेंट को क्या करता है, गर्म कर देता है। जब ये इन्वायरमेंट यहाँ का गर्म हो जाता है, इन्वायरमेंट जब गर्म हो जाए, बिल्कुल जियोग्राफी की भाषा चल रही है आपका। जब इन्वायरमेंट ये गर्म हो जाएगा तो होता क्या है, इन्वायरमेंट गर्म हो गया। अब जब रात का समय होगा, दिन में तो इन्वायरमेंट गर्म हो गया, रात का जब समय होगा तो रात के समय में क्या होता है, ये वायुमंडल जो गर्म हुआ है, ये गर्म वायुमंडल क्या करता है, अपनी उष्मा को, अभी तो दिन में क्या हुआ, पृथ्वी ने वायुमंडल को दिया, रात को क्या होगा, ये वायुमंडल अपनी उष्मा को पृथ्वी को देने लगेगा। जो गर्म हवाएं हैं वो गर्म हवाएं क्या करेंगी, पृथ्वी को उष्मा देने लगेंगे। जब पृथ्वी को उष्मा देने लगेंगे तो पृथ्वी उनकी उष्मा को पाके क्या करेगी, गर्म हो जाएगी। यानी दिन में सूर्य के प्रकाश के द्वारा गर्म हुआ, रात में क्या हुआ, रात में इस इन्वायरमेंट के द्वारा पृथ्वी को गर्म किया जा रहा है। इन्वायरमेंट कैसे गर्म हो रहा है, तो पृथ्वी के दिन में गर्म होने से इन्वायरमेंट को गर्म किया जा रहा है रेडिएशन द्वारा। ठीक, जो पृथ्वी का दिन में गर्म होना और रात में पर्यावरण, ये वायुमंडल के द्वारा रेडिएशन करा के गर्म किया जाना, कि जो घटना घट रही है, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का तात्पर्य ये हुआ कि पृथ्वी दिन में जितनी गर्म होती है उतनी गर्म रात में नहीं होनी चाहिए। अगर उतना ही गर्म रात में हो रही है, इसका मतलब यह है कि वायुमंडल जो है वो उष्मा को खा खा कर बैठा हुआ है और रात में जब पृथ्वी ठंडा रही है तो ये उष्मा को क्या कर रहा है, पृथ्वी को देने का काम कर रहा है और पृथ्वी रात में भी क्या हो जा रही है, गर्म हो जा रही है। और रात में पृथ्वी का गर्म होना ही कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव अगर आपसे कोई पूछेगा हरित गृह प्रभाव क्या है, तो आप यही बताइएगा। अब आप हमें एक बात बताइए, अगर मान लीजिए हमारे वायुमंडल में ये हिमकण, आर्द्रता, धूल, बादल ये नहीं होते तो क्या होता? अगर नहीं होते
तो दिन में तो सूर्य के प्रकाश को पाके पृथ्वी गर्म हो जाती, लेकिन जब रेडिएशन करती तो ये सीधे रेडिएशन कहाँ चला जाता, अंतरिक्ष में चला जाता, यहाँ चला आता। और रात जब होता तो रात के समय में वायुमंडल तो है नहीं गर्म हुआ, तो ये रात को पृथ्वी को गर्माता नहीं, तो रात में पृथ्वी क्या होती, ठंडा जाती। और दिन में जब सूर्य का प्रकाश चलता तो गर्मा जाती। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वायुमंडल हमारे पृथ्वी पे नहीं रहता, यानी कि हिमकण, आर्द्रता, धूल, बादल जैसे चीज अगर हमारे वायुमंडल में नहीं रहते, तो दिन में सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी पूरी गर्म हो जाती, तापमान बढ़ जाता, और रात में पृथ्वी की तापमान गिर जाती, लगभग 0 क्या -डिग्री में भी पहुंच सकती। तो ये जो पृथ्वी का तापमान गिर नहीं रहा, बैलेंस जो बना हुआ है, उसी बैलेंस को बनने को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इतनी बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर आप समझे होंगे तभी मैं आपको वैश्विक तापन टॉपिक को समझा पाऊंगा, वरना आप समझने में आपको समस्या होगा। ग्रीन हाउस का मतलब ये हुआ कि सूर्य से चलने वाली प्रकाश दिन में क्या कर रही है, पृथ्वी को गर्मा रही है। पृथ्वी गर्म होकर उष्मा को क्या कर रही है, रेडिएशन जब कर रही है तो सीधे वायुमंडल को दे रही है, वायुमंडल गर्म हो जा रहा है। जैसे सूर्य का प्रकाश रात को नहीं मिला तो पृथ्वी ठंडाने लगती है। जब पृथ्वी ठंडाने लगती है तो क्या होता है, पृथ्वी के ठंडाने से वायुमंडल गर्म रहता है दिन का, तो ये क्या करता है, इसको उष्मा देने लगता है। और जब वायुमंडल उष्मा पृथ्वी को दे दिया तो पृथ्वी रात में भी गर्म रहती है, और पृथ्वी के दिन और रात में बनी हुई इस गर्मी को कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? इतनी बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बताने चल रहा हूँ क्या होता है वैश्विक तापन, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। एक चीज और जरा आप याद रखिएगा, एक चीज और हम लोगों को याद रखना है, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो अवधारणा है, इससे रिलेटेड एक बात हम लोगों को याद रखना है। सबसे पहली बात तो तथ्य के रूप में इसको आप लोग लिखते चलिएगा, मैं बोलता चल रहा हूँ और बताता चल रहा हूँ। सबसे पहला बात तो ये लिखिएगा, इस ग्रीन हाउस जैसी जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ इसके बारे में सबसे पहले जानकारी 1824 में जोसेफ यूरियल महोदय जी ने दिया था। कौन दिए थे? जोसेफ 1824 में जोसेफ फूरियर ने सबसे पहले 1824 में ग्रीन हाउस से संबंधित जो बात बताया हूं इसकी जानकारी दिए थे। और इनकी जो तर्क था, इस तर्क की पुष्टि करने का काम किया गया क्लाउड पाउलेट के द्वारा। क्लाउड पाउलेट ने 1827 और 1838 में क्या हो रहा है, 1827 और 1838 में क्या हो रहा है, क्लाउड पाउलेट के द्वारा इनकी कही गई बात की, जोसेफ फूरियर की बात की, ये पुष्टि करने के लिए गए। ये क्या करते हैं, इनकी बात को पुष्टि की। जैसे क्लाउड पाउलेट ने इनकी बात को पुष्टि कर दिए, तो क्लाउड पाउलेट के पुष्टि के बाद 1896 का वो समय था जब स्वांटे आरोनियस महोदय जी ने, जब स्वांटे, उनका नाम क्या था, थोड़ा बड़ा पटा इन लोगों का नाम है, तो इन लोगों का नाम हम याद भी नहीं रहता इतना जल्दी। 1896 में क्या हो रहा है, 1896 में स्वांटे, इनका नाम जरा लिखिएगा, बड़ा पटा इनका नाम है, स्वांटे आरेनियस महोदय जी ने क्या कर रहे हैं, स्वांटे आरेनियस ने क्या किया, स्पष्ट रूप से पुष्टिकरण कर दिया कि वास्तव में जोसेफ फूरियर और क्लाउड पाउलेट की पुष्टि, इन दोनों लोगों की बात सत्य है। यानी कि ये क्लियर हो गया कि पृथ्वी पे ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी कोई संकल्पना है। इस बात को फाइनली स्पष्ट करने का काम 1896 में इन्होंने किया। इनके करने के बाद 1901 का समय था जब नील्स गुस्टफ एक होम महोदय जी ने, नील्स गुस्टफ, इनका नाम लिखिएगा, नील्स गुस्टफ
एक होम महोदय जी थे, एक होम महोदय जी, इन्होंने 1901 में क्या किया, 1901 में ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव शब्द का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया। तो अगर आपसे पूछा जाए हरित गृह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, तो 1901 में नील्स गुस्टफ एक होम महोदय जी ने किए थे। यहाँ गुस्टफ लिखिएगा, बहुत अटपटा इन लोगों का नाम है तो थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। नील्स गुस्टफ एक होम महोदय जी किए थे। ये क्या किए, जोसेफ महोदय जी क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस के बारे में बता रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, इनकी बात को पुष्टि किए। ये क्या किए, ये स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिए। और ये क्या किए, इस शब्द का प्रतिपादन किए। और इन लोगों का जो मत था ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड, जितनी मैंने कहानी बताया है यहाँ पे, ये टोटल कहानी ही ग्रीन हाउस इफेक्ट की घटना को इन लोगों ने बताया। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस तरह जिम्मेदार है। लेकिन उससे पहले एक चीज और छोटा सा देख लेते हैं हम लोग। ये जो ग्रीन हाउस ये शब्द है, ग्रीन हाउस शब्द जिसको नील्स गुस्टफ एक होम महोदय जी दिए हैं, ये सबसे पहले यूरोप कंट्री में चर्चित था शब्द। ये शब्द सबसे पहले कहाँ चर्चित था, तो कहेंगे यूरोप कंट्री में था। और यूरोप के जो लोग थे वो खेती करने के लिए क्या करते थे, एक ग्लास की घर बनाते थे और वो ऐसे छतरी जैसा घर होता था। और यहाँ होता क्या था, जरा बातों को समझिएगा क्या होता था। यहाँ पे कुछ ऐसा ही ये लोग घर बनाते थे। और इस घर में क्या करते थे ये लोग, साहब जी लोग, ये घर है सपोज करिए, यहाँ सब क्या होते थे, यहाँ सब छतरी लगे होते थे। और ये करते क्या थे, यहाँ से सूर्य है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य का जो चलने वाला प्रकाश है, ये सूर्य का मान लीजिए सब प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। इस सूर्य के प्रकाश को क्या करता था, इस सूर्य के प्रकाश को क्या करता था, ऑब्जर्व करता था। इस सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता था और ऑब्जर्व करने के बाद क्या करता था, सीधे इसको अंदर ट्रांसफर कर देता था, सोखता था और नीचे क्या करता था, ट्रांसफर कर देता था। नीचे क्या होते थे, नीचे बहुत सारे पौधे लगे होते थे, नीचे पौधे लगे होते थे। तो हम लोगों को ये देखना है, यहाँ पे सब पौधे लगे होते थे। तो ये पौधे जो होते थे, ये ठंड के वजह से इनको तापमान जब नहीं मिल पाता था, तो यूरोप कंट्री के लोग क्या करते थे, इस छतरी घर को यूज करते थे। सूर्य के प्रकाश को लेकर के इसको सीधे पौधों तक पहुंचाते थे। पौधों तक इसलिए पहुंचाते क्योंकि ये लेता था, गर्म होता था, गर्म होने के बाद जब रेडिएशन करता था तो अंदर इसकी उष्मा आती थी। और अंदर जो उष्मा आती थी, इसके वजह से पौधे क्या होते थे, प्रकाश को पाते थे और पौधे अपनी गुणवत्ता को खोते नहीं थे। तो यही घटना जो थी, इसी घटना को क्या कहा जाता है, ग्रीन ग्लास का बना हुआ ये छत था, ग्रीन ग्लास का बना हुआ ये छत था, इसी से इसका नाम इन्होंने ग्रीन हाउस रख दिया। तो ये शब्द ग्रीन हाउस जो शब्द है कहाँ से चल के आ रहा है, ग्रीन ग्लास से शब्द चल कर आ रहा है। और ग्रीन ग्लास का प्रयोग कहाँ किया जाता था, तो कहिएगा यूरोप कंट्री में किया जाता था, खेती करने के संदर्भ में। इतनी बातों को आप समझ पा रहे हैं, इतनी बातों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैंने हरित गृह प्रभाव से रिलेटेड ये बात बता दिया। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ अपने चैप्टर को, वैश्विक तापन को। क्या होता है वैश्विक तापन? तो वैश्विक तापन बताने से पहले हमने कहा है कि आपको ग्रीन हाउस बताऊंगा, तभी आप वैश्विक तापन समझ पाएंगे। तो आपको ग्रीन हाउस मैंने बता दिया, अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ वैश्विक तापन से रिलेटेड बातों को। तो हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं वैश्विक तापन के बारे में और देखते हैं क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग। इसको जरा हम लोग समझते हैं। ग्रीन हाउस अब आपसे कोई पूछेगा तो आप घबराइएगा मत। ग्रीन हाउस अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप निश्चिंत होइएगा और बिल्कुल घबराइएगा मत। हम आपको बड़े बेसब्री के साथ समझाता हूँ वैश्विक तापन को। क्या होता है वैश्विक तापन, तो समझिएगा। सबसे पहले वैश्विक तापन जो शब्द आ रहा है, इसका चर्चा सबसे ज्यादा कब हुआ, जब इसका चर्चा सबसे ज्यादा हो रहा है कब, औद्योगिकरण से पूर्व अगर देखा जाए तो वैश्विक तापन की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं थी। औद्योगिकरण को जैसे अपनाया गया, विश्व औद्योगिकरण से जैसे चर्चित हो रहा है, भारत में भी औद्योगिकरण एलपीजी को लाया गया है। तो वैश्विक धरातल पे जैसे औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है,
तो औद्योगिकरण के पहले और औद्योगिकरण के बाद क्या घटना घट रही है जरा समझिएगा, फिर मैं उसको बता रहा हूँ। औद्योगिकरण जो हो रहा है, इस औद्योगिकरण से पहले जो था, पहले जो पर्यावरण मेरा था, इस पर्यावरण में धूल, कण, गैस, जलवाष्प ये इत्यादि भरे हुए थे। लेकिन औद्योगिकरण के बाद क्या हुआ, ये तो पहले की घटना थी। बाद में क्या हुआ, जो धूल, कण, गैस, जलवाष्प थे यहाँ की, ये तो थे ही थे, लेकिन अतिरिक्त में क्या हो गया, बहुत सारे औद्योगिकरण के बाद बहुत सारे हम लोग इंजन, बहुत सारे हम लोग वाहन का प्रयोग करने लगे, बहुत सारे हम लोग क्या करने लगे, वो ईंधन का प्रयोग करने लगे। और इन तमाम समस्या प्रयोगों के बावजूद जो चीज यहाँ था, धूल, कण, गैस, जलवाष्प जो था, ये तो इत्यादि बातें थी ही थी, यहाँ पे थी ही थी, सब बातें ये यहाँ थी ही थी। लेकिन इसके अलावा क्या हो गया, ईंधन जलने की वजह से कार्बन हुआ, तमाम इत्यादि। अभी उन गैसों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारे अतिरिक्त गैसों का भंडारण धीरे धीरे होने लगा। यानी कि औद्योगिकरण के पहले अगर देखा जाए तो वैश्विक तापन शब्द का प्रयोग नहीं था। औद्योगिकरण के बाद ही इसका सबसे ज्यादा चर्चा में और खबरों में दिखाई देता है। तो क्यों ये चर्चा और खबरों में दिखाई देता औद्योगिकरण के बाद, औद्योगिकरण के पहले क्यों नहीं था, उतना ज्यादा था लेकिन उतना ज्यादा क्यों नहीं था, इसी को मैं चल रहा हूँ प्रूव करने आपके सामने, प्रूव करने। तो जरा मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, यहाँ सूर्य है, और यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कौन है, यहाँ पृथ्वी बैठी हुई है। सूर्य तो पृथ्वी से बड़ा है साहब, लेकिन फिगर में मान लीजिएगा, मैं फिगर यहाँ छोटा हो जा रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि सूर्य जो है पृथ्वी से छोटा है, सूर्य बड़ा है पृथ्वी से, ये याद रखेगा। ये क्या है, अंतरिक्ष है, ये क्या है, अंतरिक्ष, या कह सकते हैं ये निर्वात फेजेज है। ये हमारी अर्थ की क्या है, ग्रेविटेशनल एरिया, ये लाइन जो खींचे हैं यहाँ तक अर्थ का जी काम करता है। और इसमें क्या है, बहुत सारे बादल हैं, इसमें बहुत सारे बादल पाए जाते हैं, और बादल के साथ साथ इसमें तमाम सारे धूल, कण, जलवाष्प इत्यादि, ये सब बादल मिलके यही बनते ही हैं, सब यही मिलके बादल बनते ही हैं। तो जरा समझिएगा हमारी बातों को, क्या ग्लोबल वार्मिंग औद्योगिकरण के बाद क्यों इतना ज्यादा चर्चा में आ रही है, तो इसको जरा हम लोग समझते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से सूर्य का प्रकाश चला, हमने अभी बताया ये क्या है, तो कहेंगे प्रकाश है, किसका है, सूर्य का है। अब ये सूर्य का प्रकाश जैसे यहाँ से चल रहा है, पृथ्वी पे पड़ रहा है, तो पृथ्वी के सरफेस को क्या करेगा, तो आप कहेंगे मास्टर साहब गर्म करेगा। जैसे पृथ्वी का सरफेस गर्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, तो आप कहेंगे रेडिएशन होगा। ये यहाँ से क्या होगा, रेडिएशन होगा। जब यहाँ से रेडिएशन होगा, तो ये गर्म चीज कहाँ जाएंगी, तो आप कहेंगे वायुमंडल में आएंगे। तो वायुमंडल में जाके क्या होंगी, तो आप कहेंगे वायुमंडल को गर्म करेंगे, और गर्म करके ये धीरे धीरे वायुमंडल को गर्म करने में लगी रहेंगे, और ये ऊपर अंतरिक्ष में बहुत कम मात्रा में जाएंगे, बहुत ही कम मात्रा में जाएंगे। जब ये सब वायुमंडल को ही गर्म करने में लग गई हैं, तो अंतरिक्ष में तो प्रकाश जाएगा, लेकिन कम मात्रा में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश को क्या किया जाएगा, धूल, कण, जलवाष्प इत्यादि के द्वारा क्या किया जाएगा, ऑब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, ऑब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। अब मान लीजिए जब अवशोषित कर लिया जाएगा, यहाँ पर जब अवशोषित कर लिया जाएगा, तो अवशोषण के बाद क्या होगा, वायुमंडल गर्म हो जाएगा, और रात के समय पृथ्वी जब ठंडा होगी, तो ये गर्मी फिर पृथ्वी को गर्मा देगी। यानी कि पृथ्वी जो होगी, ये दिन हमेशा लगातार क्या होगी, दिन प्रतिदिन इसकी तापमान क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये तो औद्योगिकरण के पहले ऐसे था। लेकिन औद्योगिकरण के बाद क्या हुआ, जैसे हम लोग ईंधन जलाने लगे, जैसे हम लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगे, तो उससे हुआ क्या, उससे जितने सारे ईंधन जीवाश्म दहन होते थे ईंधन, वो सारे प्रदूषक जो थे वो वायुमंडल में आते थे, और इन्वायरमेंट जो मेरा इतना दूर दूर तक फैला है और पास हो जाता था। यानी जितने जले हुए, जितने धूल, कण, जलवाष्प, पर्यावरण के जितने अवशिष्ट पदार्थ हम लोग जला रहे हैं, ये सारे चीज क्या करते थे, इन्वायरमेंट में आके सब बैठ जाते थे। यानी कि इन्वायरमेंट जो था, ये इन्वायरमेंट और क्या हो गया औद्योगिकरण के बाद, और धीरे धीरे हमारा इन्वायरमेंट गंदा होता चला गया, और मेरा इन्वायरमेंट गंदा होता चला गया। जब इन्वायरमेंट औद्योगिकरण के बाद और गंदा होता चला गया,
तो ये बताइए औद्योगिकरण के बाद जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आएगा तो यहाँ से रेडिएशन तो फिर करेगा, लेकिन रेडिएशन करेगा तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश जो होगा ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा खपत हो जाएगा और ये अंतरिक्ष में बहुत ही कम मात्रा में निकल पाएगा। औद्योगिकरण के पहले तो थोड़ा तेजी से निकल रहा था, लेकिन औद्योगिकरण के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे इसी में क्या होगा, खपत होता चला जाएगा वायुमंडल में और अंतरिक्ष में बहुत कम मात्रा में निकलेगा। अब आप हमें एक बात बताइए, जब अंतरिक्ष में बहुत कम मात्रा में निकलेगा यहाँ पे प्रकाश, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रकाश जो था वो सब प्रकाश कहाँ खत्म हो गया, वायुमंडल में। जब प्रकाश बहुत ज्यादा वायुमंडल में खत्म हो जाएगा तो वायुमंडल औद्योगिकरण से पहले जो गर्म था उससे ज्यादा गर्म औद्योगिकरण के बाद हो जाएगा वायुमंडल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि औद्योगिकरण के पहले तो वायुमंडल उतना गंदा नहीं हुआ था जितना औद्योगिकरण के बाद वायुमंडल गंदा हो गया। जब वायुमंडल और ज्यादा गंदा हो गया तो ये सारी जो चीजें हैं वायुमंडल में बैठी हुई धूल, कण, जलवाष्प, ह्यूमिडिटी, CO2 जितने सारे चीज है ये सब क्या करेंगे, हमारे प्रकाश को यहीं खा जाएंगे, अवशोषित कर लेंगे और जब प्रकाश इसी में अवशोषित हो जाएगा तो अंतरिक्ष में बहुत कम प्रकाश भागेगा और अंतरिक्ष में जब कम प्रकाश भागेगा तो वायुमंडल, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा प्रकाश खा लिया और जब ज्यादा प्रकाश खाएगा तो ज्यादा हमारे पृथ्वी को क्या करेगा, गर्म करेगा। वायुमंडल भी हमारा ज्यादा गर्म होगा और ज्यादा पृथ्वी और वायुमंडल का गर्म होना कहलाता है वैश्विक तापन। ज्यादा पृथ्वी का गर्म होना ये क्या कहलाएगा, वैश्विक तापन। यानी कि आप ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट को समझ गए होंगे तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझ गए होंगे तो आप ग्लोबल वार्मिंग को बड़े आसानी से समझोगे। बहुत ही मौलिक भाषा में आपको बताया हूँ, बहुत ही मौलिक भाषा में मैं आपको बताया हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग औद्योगिकरण के पहले क्यों कम था, औद्योगिकरण के बाद क्यों ज्यादा हो गया। तो आप बताइए, औद्योगिकरण के पहले हम लोग बहुत ज्यादा ईंधन का, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते थे, इसलिए वायुमंडल में उपस्थित जो धूल, कण, जलवाष्प थे वही बस वायुमंडल प्रकाश को अवशोषित करते थे और बाकी प्रकाश क्या होता था, अंतरिक्ष में चला जाता था। लेकिन औद्योगिकरण के बाद क्या हुआ, इसमें आकर के वायुमंडल में धूल, कण, जलवाष्प तो पहले के थे ही थे, लेकिन इसमें कचरा भी आके सब भर गया। वो कचरा क्या था, टेक्नोलॉजिकल कचड़े आके भर गए और वो क्या करने लगे, सूर्य से चलने वाली जो प्रकाश है जो रिफ्लेक्ट हो रही है इस रेडिएशन से, इस प्रकाश को क्या कर रहे हैं, ऑब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। और जब प्रकाश को ऑब्जॉर्ब कर ले रहे हैं तो प्रकाश को ऑब्जॉर्ब करने से क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं ये वायुमंडल गर्म हो जाएगा और जब वायुमंडल बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, अंतरिक्ष में प्रकाश नहीं जाएगा तो निस्संदेह पृथ्वी गर्म होगी और पृथ्वी का गर्म होना ही क्या कहलाता है, वैश्विक तापन। इतनी बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इतनी बात को आप समझ पा रहे हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलने वाला जो प्रकाश होता है, भूगोल की क्लास लेके आऊंगा तो बताऊंगा, ये दीर्घ प्रकाश होते हैं, दीर्घ तरंगे होती हैं और जो रिटर्न हो रही है ये रिटर्न हो रही है, ये रिटर्न होने वाली जो होती है इनको कहते हैं हम लोग लघु तरंग कहते हैं, लघु तरंग इनको कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, जो रिटर्न होती है प्रकाश उसको लघु तरंग कहा जाता है, सूर्य से चलने वाली जो प्रकाश होती है उसको दीर्घ तरंग कहा जाता है। इतनी बात को आप याद रखिएगा। अब मैं वैश्विक तापन को तो आपको बता दिया क्या है वैश्विक तापन, क्या है ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको आप अपने भाषा में चाहें तो लिख सकते हैं और अगर इसका परिभाषा लिखना है तो आप लिख लीजिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में धूल, कण, बादल इत्यादि की अधिकता के कारण पृथ्वी का तापमान जितना गिरना चाहिए उतना नहीं गिरता है और पृथ्वी जरूरत से ज्यादा गर्म रहती है और पृथ्वी का गर्म रहना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग औद्योगिकरण से पूर्व जितना, औद्योगिकरण के बाद ग्लोबल वार्मिंग सर्वाधिक देखा गया, क्योंकि औद्योगिकरण के बाद तमाम सारे ईंधन और तमाम सारे पेट्रोलियम इत्यादि का दहन और यातायात और टेक्नोलॉजी के बनने की वजह से इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा गंदा हो गया और एनर्जी ज्यादा यहाँ खपत होने लगा। अब हम आपको बताने चल रहे हैं वैश्विक तापन जो हो रहा है, इस वैश्विक तापन के पीछे सबसे बड़ा जो राज छिपा हुआ है उस मुद्दे को बताने चल रहा हूँ। आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग में गैस कौन कौन सी है
जो कौन कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, उस मुद्दे पे मैं आपसे करता हूं बातचीत। तो इसको आप बना लीजिएगा और मैं आपको अगली बात बताने चल रहा हूं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस हम लोग देखते हैं, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, ग्लोबल वार्मिंग में गैसों की मात्रा क्या है। तो हेडिंग आप हम लोगों का रहेगा ग्लोबल वार्मिंग में गैसों की मात्रा। तो देखते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग में गैसों की क्या है खेल। तो हम लोग 3 तरह के इसमें गैस पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग ग्रीन हाउस गैस, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरीन युक्त यौगिक जो गैस होते हैं, फ्लोरीन युक्त गैस जो होते हैं या फ्लोरीन युक्त यौगिक होते हैं जो, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अन्य गैस के बारे में। तो पहला हम आपको क्या बताने चल रहे हैं, पहला हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग का हेडिंग है ग्लोबल वार्मिंग में गैसों की मात्रा क्या है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इसमें कौन है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। पहले तो हम लोग ये देखेंगे, तो इसमें 2 गैस हम लोगों को मुख्य रूप से देखना। ये 2 गैस कौन कौन से हैं, एक हम लोगों को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा मिलेगा मेथेन। पहला क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या मिलेगा, मेथेन। फिर हम लोग देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग में गैसों की मात्रा में दूसरी जो हम लोग देखेंगे, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे फ्लोरीन युक्त यौगिक कौन सी है, फ्लोरीन युक्त यौगिक कौन कौन सा है, या फ्लोरीन युक्त कौन कौन सी गैस है। तो इसको जरा हम लोग देखते हैं। तो इसमें कई प्रकार की गैस आती हैं। अभी मैं इसमें एक रहस्य की बात भी आपको बताता हूँ। इसमें जो गैसें आती हैं वो कौन कौन सी होते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है। कौन कौन सा होगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC होता है। इसके अलावा देखा जाए तो PFC होता है। PFC मतलब परफ्लोरोकार्बन, इसको बोलते हैं परफ्लोरोकार्बन। आप हिंदी का इसका लिखते चलिएगा, इसका हिंदी आप लिखते चलिएगा। इसको क्या हम लोग कहेंगे, तो हिंदी में लिख लीजिएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लिख लीजिएगा, कार्बन, और इसका लिखिएगा परफ्लोरोकार्बन लिख लीजिएगा, फ्लोरोकार्बन लिख लीजिएगा। फिर इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं अगला गैस के बारे में, तो जो अगला गैस हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा SF6 मिलेगा, यानी कि सल्फर डाई ऑक्साइड जो गैस है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो गैस है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं SF6 के बारे में। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसको लिख लीजिएगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड के बारे में लिख लीजिएगा, SF6 के बारे में। फिर इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को एक NF3 गैस मिलता है, NF3 गैस मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन डाई फ्लोराइड गैस, NF3। तो अगला लिख लेते हैं हम लोग NF3, जिसको कहते हैं नाइट्रोजन डाई फ्लोराइड। इतनी बात लिख लीजिएगा। ये किससे रिलेटेड है, तो कहिएगा फ्लोरीन युक्त गैस है। इसके अलावा तीसरा हम लोग देखेंगे, तो तीसरा जिम्मेदार कारक कौन कौन सा मिलेगा, तो एक होगा नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O। फिर होगा जलवाष्प, N2O लिख लीजिएगा, N2O क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ये अलग से लिखिएगा, ऑक्साइड अलग से लिखिएगा। फिर उसके बाद लिखिएगा आप लोग जलवाष्प के बारे में लिख लीजिएगा, H2O, जलवाष्प लिख लीजिएगा, H2O, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं जलवाष्प। इसके अलावा अगर देखा जाए जलवाष्प चौथे नंबर पे डाल लीजिएगा। और 5वें नंबर पे अगर हम लोग देखते हैं, 5वें नंबर पे इससे रिलेटेड जो ग्लोबल वार्मिंग से गैस की मात्रा से रिलेटेड जो 5वें नंबर का है वो हम लोग देख लेते हैं। O3 भी इससे रिलेटेड आता है, ओजोन भी आता है, CFC भी आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसके लिए जिम्मेदार गैस है। जितनी सारी मैंने गैस लिखा है, जितनी सारी मैंने गैस को लिखा है, इन सारे गैस में क्या क्या हमने लिखा है, एक तो मैंने लिखा है CO2 को
फिर मैंने लिखा है CH4 को, फिर मैंने लिखा है HFC यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर मैंने लिखा है परफ्लोरोकार्बन के बारे में लिखा है, फिर मैंने सल्फर हेक्साफ्लोराइड के बारे में लिखा है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड के बारे में, SF6 के बारे में, फिर हम लोगों ने अगला जो देखा NF3 के बारे में लिखा है यानी कि नाइट्रोजन डाइफ्लोराइड के बारे में, फिर हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में लिखे हैं, उसके बाद हम लोग जलवाष्प के बारे में लिखे हैं, फिर हम लोग ओजोन के बारे में लिखे हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में लिखे हैं। ये जितना सारा गैस हम लोगों ने लिखा है ये सारे गैस को 3 श्रेणी में रखा जाता है। एक ग्रीन हाउस गैस होता है, वैश्विक तापन के लिए ग्रीन हाउस कौन सी गैस जिम्मेदार होती है तो कहिएगा कार्बन डाई और मेथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। कहेगा फ्लोरीन युक्त कौन कौन सी यौगिक हैं तो आप कहिएगा यौगिक का मतलब ये सब गैस मिलते हैं, HFC, PFC, SF6, NF3 ये फ्लोरीन युक्त है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड अन्य में लिखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रो जलवाष्प है, उसके बाद आप लिखिएगा यहाँ पे ओजोन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इतनी गैस जो आप हैं ये सारी गैसें क्या है वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैस मानी जाती हैं। इन सारे गैसों में एक गैस, जितने सारे गैस हम लोगों ने लिखा है इन सारे गैसों पे इस पे भी समझौता हुआ कि कम करो भाई, इसको भी समझौता हुआ कम करो, सब पे समझौता हुआ है कि कम करो भाई। लेकिन ये जो गोला वाला लिखा हूं मैंने इस गोले वाले पे कोई समझौता नहीं किया गया। और जो CFC लिखा हूं इसको बाद में लेकर के हम लोगों ने आया है। CFC की जो अवधारणा है ये क्योटो प्रोटोकॉल में आया है। आगे मैं अभी पढ़ाते समय बताऊंगा क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, वहीं से इस अवधारणा को माना जाता है। H2O पे कोई भी संधि समझौता नहीं हुआ है, बाकी सारे के सारे गैस पर संधि और समझौता करके विश्व क्या करता है, विश्व हर देशों को अधिदेश समझिए एक तरह से जारी करता है, उनके ऊपर एक नैतिक दबाव डालता है कि आप लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कुछ नई तकनीकों का काम करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। अब ग्लोबल वार्मिंग ये बढ़ क्यों रहा है अभी इस रीजन को जब मैं बता दूंगा तो आप ये समझ जाइएगा, उसी रीजन को हटाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। तो आप अभी तक इतनी बातों को याद रखिएगा, परीक्षा के नजर में ये बात पूछा जाता है, ये बातें पूछी जाती है परीक्षा के संदर्भ में, बहुत ही जरूरी है। और यही इसी से रिलेटेड करके मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। जो ग्लोबल वार्मिंग गैस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो इफेक्ट हो रहा है इसमें ये महत्वपूर्ण वैश्विक तापन के लिए गैसेज माने जाते हैं, गैसेज को याद रखिएगा। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखिएगा, पूछता है कि इसमें सवाल पूछता रहता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने में सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन होती है तो हम लोगों का जवाब होता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, जो फ्लोरीन युक्त गैस हम लोग लिखे हैं ना, ये फ्लोरीन युक्त जो गैस हम लोगों ने लिखा है ये फ्लोरीन युक्त गैस बहुत कम होती है, मात्र 2% होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु लीजिए और फ्लोरीन का एक अणु लीजिए तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा घातक होता है फ्लोरीन, ये बात याद रखिएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है, फ्लोरीन की मात्रा बहुत कम मिलती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। अगर जितनी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की है उतना फ्लोरीन की हो जाए तो ये मान के चलिए इन्वायरमेंट ही एक तरह से ब्लास्ट कर जाएगा। ब्लास्ट करना मतलब दगेगा नहीं, मतलब इन्वायरमेंट में रहना ही मुश्किल हो जाएगा, ऐसी समस्याएं आ जाएंगी। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, अगली बात हम लोग ये देखेंगे कि ग्लोबल इसी से रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसेस तो कहिएगा CO2, CH4, SF6, PFC, SF6, NF3, N2, H2O, O3 और CFC। इसमें कहिएगा H2O के लिए कोई संधि समझौता नहीं हुआ, इतनी बात को याद रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग में सबसे खतरनाक जो है गैस वो कौन है तो सबसे खतरनाक साहब जी लोग वो गैस है वो है CO2। ये CO2 दो तरह से निकलता है, CO2 जो है ये दो तरह से निकलता है। इसका 65% जो हिस्सा है, इसका 65% जो हिस्सा है ये जीवाश्म ईंधन से निकलता है, जीवाश्म ईंधन से निकलता है, यानी कि जो हम लोग जीवाश्म जलाते हैं उससे निकलता है। और इसका 11% जो हिस्सा है ये कहाँ से निकलता है, निर्वनीकरण से निकलता है, निर्वनीकरण से निकलता है। निर्वनीकरण का क्या मतलब है, निर्वनीकरण का मतलब ये होता है कि जंगलों का कटाई कर देना।
जीवाश्म से सबसे ज्यादा निकलता है 65%, और 11% कार्बन कहाँ से निकल रहा है? निर्वनीकरण से। यानी कि मान लीजिए पेड़ पौधे का काम क्या होता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 को अवशोषित कर लेते हैं और O2 देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। मान लीजिए आप पेड़ पौधे को बहुत काट दिए, यानी निर्वनीकरण हो रहा है, यानी पेड़ पौधे की कटैया बहुत ज्यादा हो रही है। तो जब पेड़ पौधे बहुत काटेंगे आप, तो CO2 को अवशोषित करने वाला आदमी क्या होगा? पेड़ पौधे जो है वो कम होते जाएंगे। पेड़ पौधे क्या करते हैं? एक पेड़ है, मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ है, तो ये पेड़ क्या करता है? ये पेड़ CO2 को क्या करेगा? CO2 को ले लेगा, और ये पेड़ क्या करेगा? हमको O2 देगा। मान लीजिए हम पेड़ काट दिए, तो CO2 को लेगा नहीं, तो CO2 इन्वायरमेंट में रहेगा, और O2 को देगा नहीं, तो इन्वायरमेंट में O2 घटेगा। यही होगा ना? तो जब CO2 ज्यादा होगा इन्वायरमेंट में और O2 घटेगा, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं होगा? ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होगा। और ये बात याद रखिएगा, ये जीवन जीने के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हर भारतीयों को ही क्या, पूरे विश्व के हर लोगों को चाहिए कि एक पेड़, एक वृक्ष तो नहीं ज्यादा, लेकिन एक वृक्ष तो 2 महीने, अगर रूल ही बना ले महीने में मुझे एक वृक्षारोपण करना है, तो भी मेरा देश हरियाली हो जाएगा। पूरे भारतवासी अगर संकल्प कर लें कि हमें एक दिन ऐसा निर्धारित कर, पर्यावरण दिवस को ही निर्धारित कर लें कि हमको हर हाल में, हर भारतवासी कहे कि हमें हर हाल में एक वृक्ष को लगाना है, तो निस्संदेह एक साल में हमारे देश में ही करोड़ों वृक्ष उगाए जा सकते हैं। तो विश्व में कितने होंगे, याद रखिए। तो इस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। भले हम लोग कहते हैं कि अरे हमारा क्या जाता, हमारा क्या जाता, लेकिन याद रखिए झंड जिंदगी हम ही लोगों का होगा, क्योंकि यहाँ कोई शैतान नहीं रह रहा जो यहाँ आएगा इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए। हम ही लोग रहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हम ही लोगों का कि हम लोग इस पे विशेष करके ध्यान दें। तो CO2 सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, जिसमें 65% होता है जीवाश्म ईंधन और 11% होता है इसमें निर्वनीकरण से। दूसरे नंबर पे जो जिम्मेदार इसमें होता है वो होता है मीथेन गैस CH4 इसमें दूसरे नंबर पे जिम्मेदार होता है। लगभग 16% इसमें जिम्मेदारी CH4 लेता है। फिर जो N2O है, जलवाष्प है, ये जलवाष्प N2O जो है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या होता है, अपना रोल निभाता है लगभग 6%। और जो फ्लोरीन युक्त गैस है, जो फ्लोरीन युक्त गैस है, ये फ्लोरीन युक्त जो है, ये भी अपना रोल निभाती है, कितना? 2%। तो ये चार्ट आप बिल्कुल याद रखिएगा। ये चार्ट आप लोगों की ईमानदारी से याद रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन हो रहा है? CO2 हो रहा है। CO2 सबसे ज्यादा हो रहा है। आप यहाँ देख लीजिए, लगभग 76% योगदान अकेले 100% में कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, इसको जरा देखते हैं। तो देखिएगा CO2 को बढ़ने का कारण क्या है। हम लोग देखते हैं ब्लैक कार्बन। तो जरा समझिएगा बात को जरा समझिए। गांव में रहते हैं, गांव के लोग क्या करते हैं? खेत हुआ, गांव के लोग क्या करते हैं? गांव के लोग खेत को पुआल पाएंगे, पुआल को खरपतवार पाएंगे, खरपतवार को क्या करेंगे? जला देंगे। ठीक। फिर देखेंगे घर के लोग क्या करते हैं? लकड़ी पाएंगे, लकड़ी को इत्यादि को पाएंगे, जलाएंगे और खाना बनाएंगे। फिर देखेंगे शहर के लोग क्या करते हैं? सड़क पे पड़े हुए जो अवशिष्ट पतवार होते हैं, उनको क्या करते हैं? जलाते हैं। अब जब ये घटना हो रहा है, इतने काम गांव शहर के सब लोग मिलके कर ही रहे हैं, तो इस घटना की वजह से क्या होता है? ये अगर जलाएंगे तो मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे क्या किया? खर पतवार को यहाँ जला दिए। जलाएंगे तो यहाँ से CO2 जो होगा, ये मान लीजिए इन्वायरमेंटल एरिया है, यहाँ सूर्य है और ये अंतरिक्ष है। ठीक। तो जब जलाएंगे तो यहाँ से CO2 क्या होगा? निकलेगा, और यहाँ के हमारे पूरे इस इन्वायरमेंट में CO2 क्या होगा? इस पूरे इन्वायरमेंट में। अब जरा देखिएगा, एक बात समझिएगा, ऐसे समझिएगा। जब इसको जलाएंगे तो हमारे साथ 3 घटना घटेगा। सबसे पहला घटना ये घटेगा कि ये जलने के बाद क्या होंगे? ये उड़ के जाएंगे ऊपर, और उड़ के आएंगे ऊपर, बादल में जाके ऐसे चिपक जाएंगे। बादल में जाके क्या होंगे? चिपक जाएंगे। ये बात याद रखिएगा, ये बादल में जाके चिपक जाएंगे ऐसे। जब बादल में चिपक जाएंगे तो यहाँ से आएगा सूर्य का प्रकाश।
सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा तो यहीं जाके क्या होंगे, इन चीजों में अवशोषित कर लिए जाएंगे, क्योंकि ये काले काले सब चीज है, इसको क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे। जब अवशोषित कर लेंगे तो इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट ही नहीं करेंगे, अपने पास ही रख लेंगे और रात को क्या करेंगे, भेज देंगे। रात को क्या करेंगे, भेज देंगे। यानी कि ब्लैक कार्बन से क्या होगा, ब्लैक कार्बन से 3 घटना घटित होगा। पहला घटना यह घटित होगा कि ये बादल के रूप में, ये बादल के रूप लेंगे, बादल के रूप ले लेते हैं, ठीक। दूसरा घटना क्या घट रहा है, ये तो पहला घटना घटा कि जब जलेंगे, जलने के बाद ये बादल का रूप ले लेंगे। दूसरा घटना ये घटेगा कि सूर्य के प्रकाश को क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करेंगे, ज्यादा अवशोषित करेंगे, ये होगा, बहुत ज्यादा अवशोषित करेंगे। और तीसरी घटना क्या होगी, जो ये जले हुए चीज होते हैं, ये ध्रुवीय प्रदेश में जब जाते हैं, ध्रुवीय प्रदेश में, तो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ पे जाके चिपक जाएंगे। जब बर्फ पे चिपक जाएंगे और सूर्य का प्रकाश जब जाएगा तिरछा, तो काला चीज है, काला चीज क्या करेगा, इनको ऑब्जर्व कर लेगा। जब इनको ऑब्जर्व करेगा, वो अवशोषित करेगा, तो काला चीज किस पे पड़ा है, बर्फ पे पड़ा है जाके, और काले चीज पे क्या जाएगा, सूर्य का प्रकाश जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश काले चीज पे जाके जब चिपक जाएगा तो काला चीज गरमाएगा। जब वो गर्म होगा तो वो चीज बर्फ पे चिपका है, बर्फ गर्म होने लगेगा, और जब बर्फ गर्म होने लगेगा तो बर्फ पिघलने लगेगा। बर्फ क्या होगा, पिघलने लगेगा। तो वो हम लोगों के लिए क्या होगी, एक समस्या की बात होगी। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का जो पिघलना है, वो बर्फ का पिघलना इस ब्लैक कार्बन का बहुत ज्यादा रोल होता है। ब्लैक कार्बन का बहुत ज्यादा रोल होता है। क्या करता है, ऐसे मान लीजिए ध्रुवीय प्रदेश है, ये पृथ्वी है, ये ध्रुवीय प्रदेश है, तो यहाँ पे क्या होंगे, मान लीजिए सब बर्फीले एरिया है, ये सब क्या है, बर्फीले एरिया, ये सब बर्फ है मान लीजिए, ठीक। अब इस बर्फ पे क्या होगा, यहाँ से जला हुआ चीज जाएगा, इसी पे चपक जाएगा। सूर्य का जब प्रकाश आएगा तो इस काले चीज पे जाके जब पड़ेगा सूर्य का प्रकाश, तो काला चीज गरमाएगा। जब वो काला चीज गरमाएगा तो बर्फ गरमाएगा, जब बर्फ गरमाएगा तो पिघलने लगेगा। तो ये हम लोगों के लिए हिमस्खलन की समस्या आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या की बात है। तो इसलिए ब्लैक कार्बन की जो अवधारणा, इसीलिए सरकार इसको हटाने के लिए भी आगे देखिएगा, सब सम्मेलन में इसी पे काम हम लोग चलाएंगे। तो ब्लैक कार्बन की घटना जो है, इस ब्लैक कार्बन की घटना में क्या देखे, गांव के लोग खेत पुआल लकड़ी इत्यादि चीजों के सब शहर के लोग जला रहे हैं, इससे सारे जले हुए चीज के कण जो है पूर्ण रूप से जल नहीं रहे, आसमान में उड़ के जाके बादल बन के काला काला छा जा रहा है। और सूर्य की चलने वाली जब प्रकाश जब धरती पर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रहे, सबको अवशोषित कर लेना, अवशोषित करने के बाद वो सीधे धरती पर रिफ्लेक्ट कर देना, धरती की गर्मी बढ़ जा रही है। धरती की गर्मी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। इतनी बातों को आप याद रखिएगा। अब मैं आपको बताने ये चल रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। अभी मैंने गैस देखा, कौन कौन से गैस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अब मैं बताता हूं कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। अब मैं उस मुद्दे पे आपसे बातचीत करने चल रहा हूं, उन क्षेत्रों के बारे में जो क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माने जाते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार क्षेत्र कौन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार क्षेत्र क्या है, जिम्मेदार क्षेत्र जरा इसको देखिएगा। तो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ना साहब, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी से और होता है प्रोडक्शन से। किससे होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी और प्रोडक्शन से सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। और कितना होता है इससे, तो याद रखिएगा लगभग 25 है। 25% अकेले इलेक्ट्रिसिटी और प्रोडक्शन से हमारा ग्लोबल वार्मिंग की घटना घट रही है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही है आर्थिक क्षेत्र, इलेक्ट्रिसिटी और प्रोडक्शन। अगर इसके बाद देखा जाए दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है निर्वनीकरण, जो कटाई हो रहा है, निर्वनीकरण दूसरे नंबर पे आता है। लगभग ये है 24% तक जिम्मेदार होता है।
अभी मैं इसको समझा रहा हूं और बढ़िया से एक चीज इसमें बता रहा हूं। तीसरे नंबर पे जो देखा जाता है वो है, तीसरे नंबर पे इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जो है ये तीसरे नंबर पे आते हैं, लगभग 21% जिम्मेदार होते हैं। जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कर लीजिएगा, इंडस्ट्री या लिख लीजिएगा, या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कर सकते हैं। ये 21% लगभग जिम्मेदार होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ ये कैसे जिम्मेदार हो रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाएगा तो जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की काम करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की जो काम करते हैं हम लोग, यातायात की जो काम करते हैं, इस यातायात से हम लोगों का, यातायात से कितना ज्यादा हमारा ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होता है, तो कहेंगे इससे लगभग 14% इफेक्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाएगा तो अदर एनर्जी जो होती है, बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग, जो घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो ये बिल्डिंग बनाने से भी लगभग 6% होता है। अन्य स्रोत जो होते हैं इसके, अन्य स्रोत लगभग माने जाते हैं 10%। इतने ऐसे क्षेत्र हैं जहां से ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ये क्षेत्र से ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है। इलेक्ट्रिसिटी से इतना होता है, निर्वनीकरण से भी होता है। निर्वनीकरण तो जरा समझिएगा, इस निर्वनीकरण में हम लोगों को दो बात देखना है। वनों का कटाई होता है, वनों का क्या होता है, वनों का कटाई होता है। वनों के कटाई को कहते हैं हम लोग निर्वनीकरण। तो मान लीजिए वन की कटाई कर दिए, एक बात जरा समझिएगा, वन की अगर हमने कटाई कर दिया तो एक बात बताइए, पेड़ पौधे क्या करते थे? पेड़ पौधे क्या करते हैं? मान लीजिए यहाँ एक पेड़ है, तो ये पेड़ क्या करेगा भाई? ये पेड़ क्या करेगा? CO2 जो होगा इस CO2 को खा जाएगा और पेड़ हमको क्या करेगा? O2 देगा। मान लीजिए पेड़ काट दिए तो CO2 को खाने का क्या होगा? साधन कम होता चलेगा, और O2 को देने का साधन क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो O2 और CO2 की जो समस्याएं पेड़ों से उत्पन्न हो रही है बढ़ जाएंगे, यानी कि हमारे वातावरण में क्या होगा? CO2 बढ़ने लगेगा और O2 धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो जो CO2 बढ़ता है ना, इसको हम लोग कहते हैं, एक चीज आप पढ़े होंगे, एक चीज जरा याद रखिएगा, कार्बन सिंक और कार्बन सोर्सेज। वहां से मैं आपको समझाता हूँ। वनों के कटाई से क्या हो रहा है? दो चीज का जन्म हो रहा है। एक हो रहा है कार्बन सिंक, जिनको हम लोग कहते हैं कार्बन सिंक, और एक होता है कार्बन स्रोत, कार्बन सोर्सेज, कार्बन स्रोत। तो कार्बन सिंक और कार्बन सोर्सेज क्या होते हैं? कार्बन सिंक का मतलब ये होता है कि कार्बन को ऑब्जर्व करने वाला, कार्बन को क्या करता है? CO2 अवशोषित करने की योग्यता जो रखता है उसी को कहते हैं हम लोग कार्बन सिंक। जो CO2 को अवशोषित करने की योग्यता रखता है उसको कहते हैं कार्बन सिंक, और जो CO2 को पैदा करता है उसको कहते हैं कार्बन सोर्सेज। ठीक, पेड़ पौधा को मान लीजिए, पेड़ पौधा क्या है? कार्बन सिंक है। कि पेड़ पौधे क्या है? CO2 को अवशोषित करने वाले, कार्बन सिंक है, कार्बन को अवशोषित करने वाले। मान लीजिए हम पेड़ पौधे काट दिए तो कार्बन सिंक धीरे धीरे क्या होगा? कार्बन सोर्सेज में बदलना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए धरती का जो एरिया है कार्बन सिंक के रूप में, आपके घर के बगल में मान लीजिए एक बड़ा सा जंगल है, तो वहां CO2 की खपत ज्यादा हो रही है। कल के डेट में क्या हुआ? जंगल को काट दिया गया। जब जंगल को काट देंगे तो वहां CO2 को खपत करने वाला साधन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, और O2 देने वाला साधन कम हो जाएगा। जब O2 देने वाला साधन ही नहीं और CO2 खाने वाला साधन को खत्म हमने कर दिया, तो वहां CO2 की मात्रा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या होगी, साथ ही वहां के क्षेत्रीय लोगों को भी जीवन से संबंधित तमाम समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो कार्बन सिंक जो है ये कार्बन सोर्सेज में बदलता चला जा रहा है निर्वनीकरण के वजह से। इसलिए चाहिए कि वनों की कटाई जितना करें उससे ज्यादा वनों को लगाना चाहिए। जो कार्बन सिंक होता है, ये कार्बन सिंक दो तरह से होता है भाई, याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कार्बन सिंक जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक जो होता है ये हरे पेड़ पौधे से मिलते हैं। एक जो होता है ये हरे पौधे से कार्बन सिंक होता है, और एक महासागरीय एरियाओं से होता है, महासागरीय क्षेत्र से होता है। अब जरा देखिए, हरा पौधा क्या करता है? CO2 को खाएगा, CO2 को क्या करेगा? सीधे ग्लूकोज में बदल देगा, CO2 को खाएगा सीधे ग्लूकोज में बदल देगा। और यहाँ जो होंगे
शैवाल महासागरों में क्या होंगे, शैवाल पाए जाएंगे। ये शैवाल क्या करेंगे, ये शैवाल भी क्या करेंगे, CO2 को क्या करेंगे, CO2 को महासागरों में क्या होंगे, शैवाल होंगे। ये CO2 को क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे, खा जाएंगे और अवशोषित करके क्या करेंगे, हम लोगों को जो होगा, हम लोगों को O2 देंगे, O2 देंगे, ऑक्सीजन देंगे। ये भी क्या कर रहा है, CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहा और हम लोगों को ऑक्सीजन देगा, यही कर रहा है ना। अब मान लीजिए कार्बन सिंक क्या कर रहा है, हरे पौधे क्या कर रहे हैं, CO2 को खाए, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजन दिए। महासागरीय क्षेत्र में कार्बन सिंक दो तरह से होता है। महासागरीय क्षेत्र में शैवाल जो होते हैं, ये शैवाल क्या करेंगे, CO2 को खाएंगे, उनको अवशोषित कर लेंगे और हमको क्या देंगे, O2 देंगे। ठीक, मान लीजिए इस कार्बन सिंक को खत्म कर दें तो CO2 को खाने वाला खत्म हो गया, O2 देने वाला खत्म हो गया। जब CO2 को खाने वाला खत्म हो गया तो कार्बन स्रोत जो होगा वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो कार्बन स्रोत, जैसे कार्बन सिंक को हम कम करेंगे वैसे कार्बन सोर्सेज क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे। और जैसे कार्बन सोर्सेज बढ़ने लगेंगे वैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगा। जैसे कार्बन सोर्सेज बढ़ेगा वैसे ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए कार्बन सिंक पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये जो कार्बन सिंक हरे पौधे से होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन कार्बन। तो एक बात पेपर के नजरिए से याद रखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा, इसे ग्रीन कार्बन कहते हैं, इसे ग्रीन कार्बन कहते हैं, इसे ग्रीन कार्बन कहते हैं। ठीक, और ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे ब्लू कार्बन कहते हैं, इसे ब्लू कार्बन कहते हैं। ठीक, तो ये दो बात आपको याद रखना, ग्रीन कार्बन और ब्लू कार्बन क्या होता है पूछा जाता है। तो निर्वनीकरण से वनों की जो कटाई हो रही है, यानी कार्बन सिंक की मात्रा घटती जा रही है। कार्बन सिंक मतलब कार्बन को खाने वाला, ऑक्सीजन को देने वाला। वो कार्बन को खाने, ऑक्सीजन को देने वाला दो तरह से है, एक धरती पे है पेड़ पौधे और सागर में है शैवाल। ये पेड़ पौधे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, शैवाल क्या कर रहे हैं, इनको अवशोषित करके O2 दे रहे हैं। ये भी CO2 को अवशोषित करके O2 दे रहा है। तो हरे पौधे जो स्थल पे कर रहे हैं इनको ग्रीन कार्बन कहते हैं और महासागर को क्या कहते हैं, आप याद रखिएगा, ब्लू कार्बन कहते हैं। इतनी बातों को आप याद रखिएगा, इतनी बातों को याद रखिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया से हम लोग बहुत ज्यादा औद्योगिक कारखाने का लिए तो हम लोग ईंधन जलाते हैं, यातायात चलता है, धूल कण जलवाष्प, धूल कण तमाम सारे रोडों पे उठेंगे। प्रदूषण में जो पार्टिकल्स होते हैं तमाम सारे भी प्रदूषण में हम लोग पढ़ेंगे, उनको बढ़ावा देंगे, वो भी जिम्मेदार होते हैं। घर बनाते हैं हम लोग, बिल्डिंग बनाते हैं, ये भी पर्यावरण वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार होता है। कैसे होता है, घर बनाएंगे तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, पेड़ पौधों को काटेंगे, तमाम सारे मशीनरी को चला करके बनाते हैं। बहुत सारे ईंट को लाते हैं, तो ईंट जहाँ बनता है भट्ठे में पकेगा, वहां देखेंगे वहां CO2 इमिशन सबसे ज्यादा हो रहा है, तो बिल्डिंग बनाने में समस्या देखी जा रही है। इसके अलावा तमाम सारे रिसोर्सेज होते हैं जो कार्बन को बढ़ावा देते हैं। इतनी बातों को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार क्षेत्र याद रखिएगा ये है। इसमें निर्वनीकरण में वनों की कटाई से कार्बन सिंक, कार्बन सोर्सेज की ये बात याद रखिएगा, जो परीक्षा के नजर से बहुत जरूरी है आप लोगों को याद रखना। इसके बाद हम लोग एक और चीज देखते हैं, एक और चीज पे जरा ध्यान देते हैं, इसी से रिलेटेड एक और बात हम लोग पढ़ते हैं। और वो बात हम लोगों का ये है, हम लोग देखते हैं कि इस कार्बन, इस ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने के लिए कौन कौन से देश जिम्मेदार हैं। तो बढ़ाने में ग्रीन हाउस जो गैस है को बढ़ाने में जिम्मेदार देश कौन कौन से हैं, जिम्मेदार देश यानी कि ये महापुरुष कौन कौन से लोग हैं, इनको जरा देख लेते हैं हम लोग। तो 2035 तक का जो आंकड़ा रखा, उस 2030 तक के आंकड़े के आधार पे मैं बता रहा हूं। पहले जो था, यहाँ में रख लेते हम लोग 2013, 2016 का भी आंकड़ा यही कहता है, तो इसको याद रखिएगा। इससे पहले की बात है और इससे क्या है, बाद की बात है। 2013-16 के पहले की बात बता रहा हूँ, 2013-16 के बाद में क्या। तो इससे पहले जो था सबसे नंबर 1 पे USA था, दूसरे नंबर पे चाइना आया। ऐसे करके ये दो देश यहाँ याद रखेगा। यहाँ हम लोगों को देखना भारत की स्थिति को, यहाँ हम लोगों को क्या देखना, भारत की स्थिति को। तो यहाँ 2013 से पहले तो कुछ ऐसा था, 2013 और 16 से पहले तो ये है। 13-16 के बाद क्या हो रहा, 13-16 के बाद सबसे पहले नंबर पे जो आ गया, चाइना आ गया, सबसे ज्यादा CO2 इमिशन कर रहा है, सबसे बड़ा नालायक आदमी काम कर रहा है। ठीक, सबसे पहले आ गया चाइना आ गया। दूसरे नंबर पे कौन आता, USA आता। तीसरे नंबर पे हमारा महान देश भारत आ जाता है। और चौथे नंबर पे देखा जाएगा तो रूस आता है, रूस।
फिर जापान आ जाता है, जापान, जर्मनी, रूस के बाद जापान और जापान के बाद एक आ जाता है जर्मनी, रूस, जापान, जर्मनी। लेकिन याद रखिएगा तीसरे नंबर पे जो भारत है, यहाँ तीसरे नंबर पे अगर यूरोपीय संघ की बात किया जाएगा, यूरोपीय संघ की बात किया जाए शब्द लिख के, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा भारत, चौथे नंबर पे आ जाएगा। और यूरोपीय संघ करके नहीं आएगा, देशों को लेकर के आएगा, तो तीसरे नंबर पे भारत आ जाएगा, चौथे नंबर पे आएगा। ये बात को याद रखिएगा, इतनी बात को याद रखिएगा। तो वैश्विक तापन से संबंधित मैं 2 सेक्टर पढ़ाने वाला हूँ, एक सेक्टर आपको बता दिया। इसके बाद की जो वीडियो लेके मैं आऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वैश्विक तापन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं। उन सम्मेलनों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जो हम लोग पढ़ते हैं क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह जो पढ़ते हैं, ये सारे प्रोटोकॉल को हम लोग वही पढ़ेंगे। पर्यावरण सम्मेलन क्या है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्या है, UNF ट्रिपल सी कब आया है, ये सारी बातों को हम लोग कानकुन सम्मेलन, दोहा सम्मेलन, वर्षा पैक्ट, पेरिस समझौता, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सब बातें हम इसके बाद की वीडियो में लेके आते हैं। तो उस पे बताते हैं वैश्विक तापन से संबंधित कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इसको देखने के बाद ये जरूर बताएगा। थोड़ा फिजिक्स और भूगोल अगर आप नहीं जानेंगे तो पर्यावरण को समझने में थोड़ी समस्या आएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी सारी बातें समझ में आई होंगी और कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताइएगा कि आपको बात कैसा लगा। और आप लोग हमारे चैनल को थोड़ा ज्यादा शेयर करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमारी मनोबल बढ़ती रहे और आपके लिए कुछ और अच्छा कर पाऊं मैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम आप लोगों से अगली वीडियो में वैश्विक तापन के पार्ट 2 के साथ। हम लोग पढ़ेंगे वैश्विक तापन के सम्मेलन। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।